एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 5 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे, ताकि आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें न्यूज़ को अपने एग्ज़ाम ओरिएंट कन्वर्ट कर सके, उससे बेहतर अंक प्राप्त कर सके। साथ ही साथ देखेंगे आज के संपादकीय में क्या खास है, किस प्रकार के संपादकीय विचार आपके लिए लाए गए हैं। यह हमारा 240वां क्लास है। लगातार हम हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस को कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस सीरीज में जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की न्यूज़ को कवर किया जाता है। इसके साथ साथ डेली आप लोगों के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम इस पैकेज से लेकर आया जाता है, जिसके लिए आप लोगों को 599 रुपये पेड करना होगा और यह 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ होगा। साथ ही साथ इसके की नोट्स आप लोगों को दिए जाते हैं, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका की नोट्स ऐप पर अपलोड हो जाता है। तो आप ऐप पर ये अगर ये पैकेज परचेज करते हैं तो आप लोग वहाँ से लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस क्या है। आज किस टॉपिक पर लोग डिस्कशन करेंगे, किस टॉपिक को महत्ता दी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण सफल रहा। तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे एकीकृत निर्देशित मिसाइल का विकास कार्यक्रम क्या है, जिसे शॉर्ट में हम लोग IGMDP कहते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे हम देखेंगे। इसके तहत एक पटना कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग इसे देखेंगे। साथ ही साथ DRDO क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। दूसरी न्यूज़ पर आएंगे तो सोनिया, वैष्णव सहित 14 ने ली राज्यसभा की सदस्यता। हाल ही में मैंने कल भी इस पर न्यूज़ कवर किया था और 2 तारीख को भी न्यूज़ पर शायद मैंने कवर किया है राज्यसभा से संबंधित सदस्यों को लेकर। तो जो न्यूज़ पहले है उसमें नया अपडेट आया है, तो हम लोग इसे लगातार देखेंगे। साथ ही साथ अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने अगले 6 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय है, ध्यान रखिए 3.6 लाख रुपये रखने का लक्ष्य रखा है। अर्थात यह लक्ष्य वृद्धि की बात हो रही है। तो प्रति व्यक्ति क्या आय क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। अमीर देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम विकसित देश कौन कौन से हैं, जिसके आधार पर हम आकलन कर सकेंगे कि प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है। साथ ही साथ देखेंगे विकसित और अल्प विकसित और विकासशील देशों की सूची कैसे बनती है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लास्टिक में कटौती के समर्थन में ज़्यादातर हैं भारतीय। तो यह न्यूज़ कैसे जैव विविधता के संदर्भ में इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। और आज के संपादकीय में देखेंगे राजनीति में नैतिकता का सवाल, सबसे बड़ा सवाल है। और मैं लगातार इस पर बात करता हूं, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे साथ क्या चलता है, कर्तव्य साथ ही साथ चलता है। जैसा कि रूस में क्या बात की गई है, रूस के संविधान में, कि आप जब मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं ना, तो कर्तव्य आपके साथ निहित है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। पर हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अलग कॉन्सेप्ट है और कर्तव्य अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों एक दूसरे के सहयोग तौर पर कार्य नहीं करता, विपरीत धारणा के तौर पर विकसित किया गया है। तो इस संदर्भ को समझेंगे, नैतिकता कैसे राजनीति को प्रबल बनाता है, राजनीति को बेहतर बनाने के लिए। इस सारे घटनाक्रम को देखेंगे आज के संपादकीय में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर बीपीएससी और यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको चीज़ें उपलब्ध कराई गई। इसके लिए दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर टाइप कीजिएगा युक्ति IAS, हमें वहाँ पाइएगा। आपको डेली MCQ सीरीज चलाया जाता है, सुबह मॉर्निंग में, आपको दोपहर में और इवनिंग में आपको शाम को चलाया जाता है कमलेश सर के द्वारा। तो लगातार इस पर बात हो रही है। और आज से आप लोग को टॉपिक वाइज MCQ भी स्टार्ट किया गया है, टॉपिक वाइज MCQ है ना, आपको स्टार्ट किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल डॉक का लिंक दिया गया है, तो उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो एक 25 क्वेश्चन का सेट आपको ओपन हो जाएगा। 25 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आपको प्रत्येक एक कल ही शेयर कर दिया गया किस टॉपिक पर किस तारीख को एग्ज़ाम होने वाला, उस टॉपिक से 20 क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन होंगे और प्लस 10 क्वेश्चन करेंट के होंगे।
तो आपको इस प्रकार से कुल 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लगातार यह सीरीज होगा, सभी लोग इस पर इसमें भागीदार हो सकते हैं। यह सभी के लिए बनाया गया है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, या किसी प्रकार का हिंदी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम किसी प्रकार का दे रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें शामिल होइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा यह लिंक, ताकि सभी लोगों तक यह जो मुहिम चलाई गई है, फ्री वाला कॉन्सेप्ट जो चलाया गया, आप उसका लाभ ले सके और हम अधिक से अधिक लोगों तक रीच कर सके। साथ ही साथ वेबसाइट हमारा यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगले न्यूज़ पर हम लोग देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि न्यूज़ पहला है, टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान रहे आप लोगों का कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि प्राइम परीक्षण। मैंने कल ही हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल के सभी के बारे में कल के न्यूज़ में चर्चा किया, उसके लिए न्यूज़ आप लोगों को दिया गया। अब वहाँ से कल के न्यूज़ से बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, हाइब्रिड मिसाइल क्या होता है, सभी प्रकार को आप देख लीजिए। आज के न्यूज़ में हम आते हैं, सामरिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के साथ मिलकर कल शाम को 7 बजे उड़ीसा के समुद्री तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की द्वीप पर नई पीढ़ी। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा कहाँ है, आपको यहाँ पर है। तो उड़ीसा का जो द्वीप है, उस द्वीप पर नाम, जिसका नाम क्या है, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप, ध्यान रखिएगा, जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति उनके नाम पर यह है। अब यह अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया। यह अग्नि 1 मिसाइल के स्थान लेगी, जो है अग्नि सीरीज के मिसाइल से यह बेहद घातक और अत्याधुनिक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी दूरी क्या होगी, अग्नि प्राइम 2000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। सक्षम यह मिसाइल 3000 किलोग्राम का वजन तक उच्च क्षमता को ले जा सकता है। एक्चुअली ध्यान यह रखना आप लोगों को है, यह अग्नि 1 का अपडेटेड वर्जन है, जिसको हम लोग अग्नि प्राइम बोलते हैं, या प्रो प्राइम भी आप लोग नाम सुनते होंगे। किसी भी टॉपिक का प्रो वर्जन आता है, वही वर्जन है, तो उसे ध्यान रखना है, जो 2000 किलोमीटर तक आपको क्या कर सकता है, भेज सकता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल आपको यह जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से आप लोग याद रखिए, जब भी बात होगी किसी प्रकार के मिसाइल कार्यक्रम की, तो उसमें इस इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की चर्चा होगी। यह कब की गई थी, वर्ष 1983 में अनुमोदित की गई थी, मार्च 2012 में पूरा किया गया था इस कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भरता हासिल करना है, किसमें, इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी में, और ये अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। इसके साथ 5 मिसाइलें बनानी है, जिसे पटना कॉन्सेप्ट कहते हैं। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से आपको त्रिशूल, एन से नाग, और ए से क्या है, आकाश। तो ध्यान रखिएगा, ये पटना कॉन्सेप्ट हमेशा याद आपको रहना चाहिए। पटना कॉन्सेप्ट के आधार पर मिसाइलों को विकसित किया जाएगा। अब यह क्या है, मिसाइल प्रौद्योगिकी में ध्यान रखिएगा, पृथ्वी है, सतह से सतह मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, सतह से सतह तक, यह कम है, कम दूरी की मार करेगी। अग्नि क्या है, सतह से सतह मार करने वाले मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका अब जो वर्जन है 1, 2, 3, 4, 5, अब 6 पर भी चर्चा हो रही, जिसकी मारक क्षमता 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। अब त्रिशूल बात है, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी की मिसाइल है। नाग क्या है, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। यह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब है कि आकाश क्या है, सतह से सतह मार करने वाले सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। अब इसी तरीके देखिए, इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है, उसके आपको जो कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट, उसके बारे में चर्चा किया गया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी ध्यान रखना है। तो देखिए, यह अग्नि 5 का सीरीज जो भी हमारा पटना कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कौन दिया गया है कि जो पी है मिसाइल, बी आपको नाम दिया गया है। बी से क्या था, आप लोग को याद रखना है, पी पृथ्वी 2 की बात होती है, ए से अग्नि 2 की बात होती है, ए से अग्नि 1 की बात होती है, एन से नाग की बात होती है। इसी तरह याद रखिएगा सभी का नाम, ठीक है ना, पीठ से पृथ्वी की मार। अब यहाँ पर देखिए, भारत मिड में है, इसकी मारक क्षमता बता रहा है किस कहाँ तक हम लोग, अगर A5 हम लॉन्च करेंगे तो कहाँ तक की जद में विश्व की टोटल भूमि आएगी।
तो यहाँ पर देख रहे हैं लगभग अफ्रीका आएगा, लगभग आपको अरब कंट्री, यूरोप के कुछ कंट्री आ जाएंगे, रसिया का कुछ पार्ट आ जाएगा। अग्नि 5 जिसकी मारक क्षमता 5000 एवरेज है, ध्यान रखिएगा 5000 प्लस किलोमीटर है। अग्नि 6 आता है, अग्नि 6 पर जिस पर चर्चा चल रही है, अगर वो सफल होता है तो ध्यान रखिए कम से कम हम लोग 11 से 12,000 किलोमीटर तक रेंज में कर सकते हैं। जो अमेरिका की सीमा कितनी है, 13,000 किलोमीटर के आसपास है, उसकी जद में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं हम वैश्विक बैलिस्टिक मिसाइल जब बनाते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जब बनाते हैं, तो आप एक कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप मान लीजिए यह क्षेत्र है, इससे दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर किसी प्रकार के मिसाइल भेज रहे तो आप इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल प्रौद्योगिकी से जब विकसित हो जाते हैं तो राष्ट्र जो विश्व में आपके स्थान है ना, अलग पहचान बन जाती है। रीज़न है कि आप यहाँ से ही बैठकर विश्व के किसी भी क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं, जैसे अमेरिका करता है, रसिया करता है, चीन करता है। उधर से हम उत्तर कोरिया की बात करते हैं, इतनी उदंडता उत्तर कोरिया करता है। उत्तर कोरिया जहाँ के नेता आप लोग तानाशाह जान रहे हैं, वो अमेरिका तक को धमकी दे क्यों दे पाता है, इसलिए कि उसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, उसकी मिसाइलों के जद में अमेरिकी भूमि है। तो इस चीज़ को समझिएगा, क्लियर है। अब इस मैप के माध्यम से देखिएगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो पृथ्वी की सीमा क्या, पूरा पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश, म्यांमार की सीमा आपको शामिल हो जाता है। अगर हम बी से बात करें आपको, तो इसकी जद कितनी है, आपको इस क्षेत्र तक है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, सबकी जद याद रख लेनी है। A5 का जद जरूर याद रखना है कि इसकी सीमा कहाँ तक जा रही है, 5000 किलोमीटर कहाँ तक जाती है, अग्नि 2 की कहाँ तक जाती है, अग्नि 3 की कहाँ तक जाती है, अग्नि 4 की कहाँ तक जाती है, और सबका रेंज दिया हुआ, देखिए यहाँ पर रेंज दिया हुआ है, अप्रोक्स कितने किलोमीटर तक ये प्लस जा सकता है। क्लियर है। यहाँ पर ब्रह्मोस की बात होती है, ब्रह्मोस की बात हो तो यह जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, वो 300 किलोमीटर जाता है। तो क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर कहाँ तक जाता है, पिंक देख रहे हैं, क्रूज मिसाइल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो पिंक कहाँ तक जा सकता है, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार सारे क्षेत्र तक आपको जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। DRDO क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है डिफेंस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यह है क्या। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं, इनका नाम याद रखना है। यह क्या करता है, रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विंग के तौर पर काम करता है, जिसका उद्देश्य क्या, भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाना है, देश को मजबूत बनाना है। इसका आपको जो वाक्य शब्द है उसको बलस्त मूलम विज्ञानम, इसको याद रखिएगा, ये सब कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका मूल भाव क्या है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन DSO अर्थात डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी प्रतिष्ठान, जिसे टेक्निकल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते थे, और तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के से मिलाकर बनाया गया। अर्थात DRDO को बनाने के लिए, ध्यान रखिए, DRDO को बनाने के लिए DSO प्लस TDES प्लस DTDP संस्था को मिलाया गया, और इसके बाद यह DRDO अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विकास विंग के तौर पर काम कर रहा है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है PT फैक्ट के तौर पर, ये सब भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोग को बताया था सदस्यता कैसे समाप्त होती है, सदस्यता की अयोग्यता क्या है, अहर्ता क्या है, चुनाव कैसे होता है, उनका चयन कैसे होता है, ये सारी चर्चा लास्ट क्लास में किया है। तो जो लोग बच्चे अभी नहीं देखे, आज पहली क्लास देख रहे हैं, वो पिछले क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। अब है कि आज का न्यूज़ है कि सोनिया वैष्णव सहित 14 लोगों ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। तो पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, और 14 से गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आपको गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। अब इसी तरह लोगों का चयन किया गया। अब मैंने बात की यहाँ पर, देखिए कुछ लोगों का नाम याद रखना है। जैसे शपथ लेने वाले कांग्रेस के अन्य है अजय माकन है, भाजपा के RPN सिंह हैं, सामरिक भट्टाचार्य है, अब जदयू के संजय कुमार झा इसमें शामिल है, बीजेपी दल। तो इनका नाम कम से कम कुछ लोगों का नाम याद रखना है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना, कुछ लोगों का नाम याद रखना है।
क्लियर है? 14 लोग आपको याद रखना, खासकर आपको कम से कम इनका तो नाम याद जरूर रखना, सोनिया गांधी और वैष्णो जी का। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको अन्य प्रश्नों के तौर पर इनका नाम भी, अजय माकन का नाम याद रख सकते हैं, समरिक भट्टाचार्य का नाम याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये सब चीज़ें पीटी फैक्ट के तौर पर काम करेगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग को कवर करके जाना है। एग्ज़ाम के लिए प्रति व्यक्ति आय जब भी पूछेगा तो इकोनॉमी के पार्ट से पूछेगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, और आप लोग क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, और सभी लोग जवाब देंगे जितने लोग वॉच करते हैं। खासकर उन स्टूडेंटों जो आंसर राइटिंग करके भेज रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा मर्यादा जरूर बनाए रखिए, जो चीज़ें बताई जाती बोली जाती है उसको कम से कम आप लोग लिखिए, और उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखने का प्रयास, ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि आप लोग मेरे साथ हैं। ठीक है ना? बड़े बड़े संस्थानों में 10,000 20,000 आप देकर क्या करते हैं, ज्वाइन लेते हैं ना, क्लास ज्वाइन करते हैं, तो लाभ क्या होता है वो आपको ही पता है। कितने लोग आपसे बार बार बातें लिखने को बोलते हैं, आंसर लिख रहे हैं या नहीं ले रहे, कोई फीडबैक कॉल आप लोग को नहीं जाता। मैं लगातार बच्चों से फीडबैक कॉल लेता हूँ, बात करता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में सब चीज़ें लिखिए, नहीं हो तो वीडियो बना के भेज सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग को युक्ति ये सपोर्ट कर रहा है, ताकि और भी बच्चे हैं ना इसको देखें तो समझे कि इस बड़ी दुनिया में तो किस प्रकार से काम लोग कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट नहीं कीजिए, कैसे काम चलेगा? चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने अगले 6 वर्षों में व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है 3.6 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा है। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो अभी अंतरिम बजट के दौर पर मैंने बात भी किया था, कितना बजट है हम लोग का, बजट के दौरान प्रति व्यक्ति आय की बात हुई थी, तो लगभग $2100 के आसपास था, $2100 के आसपास। तो यह मौजूदा जो $2500 की बात हो रही, जिसमें बढ़ाकर जो $2500 आप लोग को अंतरिम बजट के दौरान आपको देखने को मिला था कि हाँ ये बजट हमारा प्रति व्यक्ति आय दर्शाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2 लाख कितना है, अगर हम इसको गुना करें वर्तमान डॉलर के मूल्य से, तो यह 2,08,378 रुपया आएगा। जिसे बढ़ाकर क्या करना है, इसे बढ़ाकर कम से कम $4418 करना है, जिसका मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य पर बात की जाए तो 3,68,246 रुपया। ये घट बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। उस समय जो डॉलर का मूल्य होगा, $1 का कितना मूल्य होगा, उस समय आपको घटेगा बढ़ेगा, पर ध्यान रखिएगा अप्रोक्स 3.6 लाख के आसपास बढ़ाने का, 4 लाख भी बढ़ सकता है। तो यह लक्ष्य रखा गया है। हम कब तक, अगले 6 वर्ष में, अर्थात अभी 24 में है तो 6 वर्ष कितना होगा, 30 तक। तो यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा प्रति व्यक्ति आय में 3.6 लाख का जो लक्ष्य रखा है वो किस वर्ष तक रखा गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए 2030 तक अर्थव्यवस्था $6.69 ट्रिलियन तक ले जाने की योजना है। तो 30 तक कितना ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 6.69 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। तो यह डॉलर के हिसाब से होगा, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर अभी देश में 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वर्तमान में कितना, अगर अभी की बात करें पर 3.151 ट्रिलियन की है। ठीक है ना, इसे ये आंकड़े को याद रखिएगा। यही सब बातें इनके द्वारा किया गया है। अगर हम इसको लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है। इसके लिए हमें 4.5% से महंगाई दर और लगभग 6.65% विकास दर अगले 7 वर्ष तक चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य तो है नहीं। बस क्या करना है, संसाधनों का वितरण बेहतर करना है, संसाधनों का वितरण बेहतर से करना है, और जो अवसर है अवसर को समुचित रूप से उपयोग करना है। जो भी अवसर प्राप्त होंगे उसका उपयोग बेहतर से करेंगे, और जो भी देश का संसाधन उसका वितरण हम सही तरीके से करते हैं। तो यह जो महंगाई दर है 4.5 तक बना के रखना है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और ध्यान रखिएगा 6.65% जो विकास दर है वो भी प्राप्त, क्योंकि अभी कल ही मैंने बात किया था, वर्ल्ड बैंक ने कितना विकास दर रखा, 7.5% का वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो अगर हम इसी तरह से लगातार बना के रखते तो ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कि क्या याद रखनी है, कि हाल ही में जब अंतरिम बजट की बात हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो दुगनी की बात हुई है, वो 1,72,000 हो गई है, जो भारत की प्रति व्यक्ति वित्तीय वर्ष जो 22-23 तक था इसके अनुसार। अब उसके अतिरिक्त बात किया जाए, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा कुछ।
तो अगर इसके बाद हम बात करें कि हम सालाना प्रति व्यक्ति आय भारत का वित्त वर्ष 14-15 के आधार पर कितना है, 86,647 रुपया था, जो 22-23 के मूल्य के आधार पर 1,72,000 रुपया था। वर्तमान में बात की जाए तो किनके देश के पास कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आया, तो सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग की बात है कि यहाँ पर कितना, 1,43,320 रुपया सालाना डॉलर की बात हो रही है, डॉलर के हिसाब है। और भारत के पास लगभग अप्रोक्स कितना है, $2,500 है अभी हाल ही में, जिसे बढ़ाकर लक्ष्य कितना रखा गया है, 4418 डॉलर के आसपास अगले हम जाएंगे। तो यहाँ पर आयरलैंड है, इस पर मैंने पहले भी 2 फरवरी को न्यूज एनालिसिस किया था, अंतरिम बजट जब आया था 2 फरवरी को किया था ना, वही बातें यहाँ लिखी गई है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी की नोट्स दिए जाते हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, इसकी आवश्यकता हमेशा आपको पड़ेगी। इसी तरह देशों का नाम आपको याद रखना है, सिंगापुर, कतर, मकाऊ, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, फिर उसके बाद सैन मेरिनो, नॉर्वे, अमेरिका। अमेरिका का कितना है, लगभग $80,410, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र माना जाता है। उससे कहीं अधिक क्या है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश के पास, लग्जमबर्ग के पास है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्लियर है। तो किन देशों के पास कितना है ये याद रखना है। अगर इसके बाद हम अतिरिक्त बात करें तो 70 बीपीएससी के लोग को लेकर हम लोग पीटी प्रोग्राम भी चला रहे हैं और मेंस आंसर राइटिंग भी प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी 70 बीपीएससी देंगे या 71 बीपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर समस्या का निदान ले सकते हैं। कैसे बैच ये चलेगा, किस प्रकार का टेस्ट होता है, उसके लिए आप जाके कुछ फ्री टेस्ट है, ऐप पर जाइएगा, युक्ति है, इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया रहता है, टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ है, आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके लिंक मंगवा सकते हैं। उसके बाद आप जाके देखिएगा, बहुत से फ्री टेस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल है। आप उससे पहले उसको अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद उसके आंकड़े को देखिए, उसको सॉल्यूशन को देखिए, तब जाकर हमारे पैकेज को लीजिए। क्योंकि जो चीज़ें दी जा रही, जो चीज़ें बताई जा रही, उसके लिए अधिकतम प्रयास किया गया है और लगातार हम इसके लिए सफलता लेकर आ रहे हैं। अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मैंने कुछ आंकड़े आपको दिए थे। उससे पहले 69 के बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े दिए थे आप लोगों को, कितना क्वेश्चन टैली हो रहा है टॉपिक। आप लगातार उस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यह ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र के आधार पर आप इसे जल्द से जल्द परचेज़ कर लीजिए, समय मत गवाइए, नहीं तो ऑफ़र अगर बढ़ गया तो फिर ये जो 699 और 799 देख रहे हैं, पीटी में 699 में मात्र मेंस का आंसर राइटिंग पूरा 1 साल था। जब तक बीपीएससी 70 बीपीएससी समाप्त नहीं हो जाए तब तक हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते रहेंगे। इसके लिए सिलेबस आपको ग्रुप में शेयर किया गया है। अगर सिलेबस चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, 70 बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग का व्हाट्सएप नंबर कहते प्रोग्राम, तो आप वहाँ पर मैं शेयर करवा दूँगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात किया जाए, कुछ चीज़ों को याद रखिएगा। अभी जब भी बात होगी, फाइनेंशियल 23 के आंकड़े आए थे वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था, जिसमें लो इनकम वाले राष्ट्र कौन है, लोअर मिडिल इनकम वाले राष्ट्र कौन है, अपर मिडिल इनकम वाले राष्ट्र कौन है, हायर इनकम वाले राष्ट्र कौन है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही व्यक्त किया जाता है। अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय $1,085 से नीचे है तो वो लो इनकम वाला राष्ट्र कहलाएगा। अगर किसी राष्ट्र का इनकम 1,086 से लेकर 4,255 के आसपास होगा तो लो मिडिल आपको इनकम वाला राष्ट्र होगा। भारत इसी श्रेणी में भी आता है। इसी तरीके से अपर मिडिल इनकम वाले राष्ट्र वह होगा जिसमें 4,256 से लेकर 13,205 रुपये के डॉलर, अर्थात सभी जो डॉलर मूल्य ध्यान रखिएगा, $13,205 का प्रति व्यक्ति आय होगा। अगर हम हाई इनकम वाले राष्ट्र उसे बोलेंगे, सबसे विकसित राज्य जिसके पास $13,205 रुपया डॉलर $13,205 प्रति व्यक्ति आय होगा, और सभी डॉलर में है, इसे ध्यान रखना है। अगर इतना होता है, इस आंकड़े के अधिक होता है तो उसको उस श्रेणी में रखा जाएगा। अगर हम उससे पीछे के आंकड़े को देखें तो बदलाव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो इस आंकड़े को भी ध्यान रखना, कितना का परिवर्तन हुआ। देखिए 80 का हुआ है, यहाँ 45 पहले हुआ करता था, अर्थात $40 का वृद्धि किया गया। अगर लो इनकम में अगर आप आ रहे हैं तो पहले क्या हुआ, $40 कम हुआ करता था। इसी तरीके से आंकड़े आपको याद रखने हैं, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें
कि इकोनॉमिक के आधार पर, इकोनॉमी जैसी है कि जिस देश की, उसमें न्यू ग्रुप कौन कौन से अपग्रेड हुए हैं। तो देखिए जो बेल्जिया है अपर मिडिल इनकम के तौर पर, पनामा हाई इनकम में आया, रोमानिया आपको हाई इनकम आया। और यह क्या आंकड़े किस रूप से दिए गए हैं, आपको प्रति व्यक्ति डॉलर के हिसाब से दिए गए, जो पिछला आंकड़ा आप लोगों को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। उसके अतिरिक्त हम बात करें, देखिए यहाँ पर सबसे कम विकसित देश है जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्त किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, उसमें जो जिसे LDC देश कहते हैं, सबसे कम लोअर जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, आपको ध्यान रखिएगा उसमें 45 देश विश्व के अभी जितने भी UN में जितने रजिस्टर्ड देश है उसमें आपको 43 देश है इस श्रेणी में आते हैं, जिसमें अफ्रीका के 33 देश आते हैं, एशिया के 8 आते हैं, कैरेबियन 1 देश आते हैं और प्रशांत क्षेत्र जो है वो 3 देश आते हैं। तो इसके लिए मैप दिया गया है, मैप के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ एशिया है, आपको एशिया में कौन कौन से शामिल होते हैं। कम से कम एशिया का ज़रूर याद रखना है और कैरेबियन और प्रशांत याद कर लीजिएगा। ये 8 देश कौन कौन से, अफ्रीका के 23 देश, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देशों का नाम आप याद रख सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अभी हाल ही में इस देश को रखा गया था खुशहाल सूचकांक में सबसे आगे, भारत से भी आगे, पर दूसरे आंकड़े वर्ल्ड बैंक के यह बताते यह देश का क्या है, सबसे लोएस्ट, सबसे कम विकसित देश है। तो जो कम विकसित देश है वो कैसे सबसे अधिक खुशहाल हो सकता है, इस आंकड़े से भी आपको यह समझ में आएगा कि इसलिए मैं आंकड़ों को आधार पर है ना सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई रिपोर्ट आ रहा है वो कैसे तथ्यगत गलत है। खुशहाली रिपोर्ट हाल ही में आया तो इस देश का नाम, लेथो का नाम देखिएगा जाके, वो किस स्थिति में है तो आपको याद देखिएगा, उसके संदर्भ में समझिएगा। सबसे नीचे के देश में अगर हम बात करें, अगर इन कंट्रियों की बात की जाए तो आपको समझना होगा कि जो कंट्रीज है वो कैसे LDC की श्रेणी में आ रहे, किस प्रकार से वो ग्रुप में आ रहे। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गणना की जाती है, उसी के आधार पर आपको विकसित देशों की श्रेणी जारी की जाती है। इसे आप लोग को समझना होगा। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो अगर और भी तथ्यगत जानकारी चाहिए तो अफ्रीका के 33 देश यहाँ दिए गए, सभी देशों का नाम है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। रवांडा कैसे कहाँ है, नाइजर है, माली है, मालवी है, मेडागास्कर है, सभी कहाँ आते हैं, आपको लो विकसित देश में आते हैं इसको श्रेणी में। अगर हम एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, नेपाल और ये सब देश, अमन देश, तिस्मोमियोर, ये सब देश क्या होते हैं, आपको 8 के एशियाई जो देश हैं वो शामिल है। क्लियर है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी यह चाहिए और कि कैरेबियन जो एक खेती देश है, प्रशांत के 3 आपको देश शामिल है, तो इसको थोड़ा सा तथ्यगत अगर जानकारी चाहिए तो इसे भी आप ले सकते हैं। अगले टॉपिक पर हम आते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक जो है कटौती में समर्थन के लिए ज़्यादातर भारतीय है। ये जैव विविधता का टॉपिक है। तो यूपीएससी का जो यूपीएससी अगर बात करें तो पेपर किस में चला जाएगा, आपको पेपर चला जाएगा इकोनॉमी वाले पार्ट में भी चला जाएगा और कुछ ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी जाएगा। और इस प्रकार से सरकार की नीति। अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी हमेशा पेपर 2 में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर साइंस टेक की बात करता है, वहाँ पर ही ज्योग्राफी की बात होती है। तो आप इस तरीके से अपने टॉपिक के आधार पर अपने सिलेबस को डिफाइन कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जैव विविधता को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की दिशा में ग्रीन पीस की नई सर्वे रिपोर्ट सामने आया है। यह 16 से 26 फरवरी के बीच 19 देशों में किया गया सर्वे है। अब यह 10 में से 8 भारतीय प्लास्टिक उपयोग में कटौती के पक्ष में, यह बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है। इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्रीन पीस रिपोर्ट इंटरनेशनल यह सर्वे करता है जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात होती है ग्लोबल वार्मिंग की सीमित करने के लिए, जो हर 10 में से 8 जो भारतीय प्लास्टिक उत्पादन की कटौती का समर्थन करते हैं। सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि 90% अधिक भारतीय अपने बच्चों को स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंतित है। 19 देशों में किया गया यह सर्वेक्षण एकल उपयोग प्लास्टिक के समाप्त करने के लिए पुनः उपयोग आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए बात की। यह सर्वेक्षण इसी माह कनाडा के ऑटोवा में हुआ, जो चौथी स्तर सरकारी अंतर जो वार्ता हुई थी प्लास्टिक संघ के लिए, चौथी अंतर सरकारी वार्ता समिति, उसकी बैठक में सामने आया। ग्रीन पीस इंडिया के प्रोजेक्ट लीड रहे जो हैं उनके द्वारा यह बातें की गई है। तो यह सब आंकड़े आते हैं तो कुछ आंकड़ों का याद रखना है ताकि आप इन डाटों का प्रयोग अपने उत्तर लेखन में कर सकें। अगर कभी भी जैव विविधता के
में प्लास्टिक के दुष्प्रभाव की बात करें तो इस आंकड़े को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें सर्वेक्षण के रिपोर्ट को बता सकते हैं, जिसमें 87% भारतीय प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए उत्पादन में कटौती का समर्थन करते हैं या बात करते हैं। 89% भारतीय मानते हैं कि वैश्विक प्लास्टिक संधि कि ऐसे लक्ष्य शामिल हो जो सरकारी और निगमों के एकल उपयोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित कर सके। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आपको उपभोक्ता के लिए इजी वे में यह लागू किया जा सकता है। अभी 80% लोग वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक उत्पादन कम करने के लिए विविधता के लिए क्या करते हैं? वकालत करते हैं। 90% लोग एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग और रिसाइकलिंग का समर्थन करते हैं। 75% लोग एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग और प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़े जो दिए गए हैं ग्रीन पीस के द्वारा, जो रिपोर्ट में बताया गया, इसको याद रखिएगा। जहाँ भी प्रश्न पूछेगा उसके आवश्यकता अनुसार इसे यूज कर सकते हैं। तो ग्रीन पीस है क्या? तो ध्यान रखिए, ग्रीन पीस एक कार्य क्या है? वैश्विक संगठन है जिसका स्थापना 1969 में किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, अब यह बेंगलुरु ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में स्थित है। इसके प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के तौर पर जानता है। इसका उद्देश्य पर्यावरणवाद या शांति को स्थापित करता है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। तो यह भी आपको जानकारी रखनी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इस चीज़ को तथ्यगत जानकारी। आज के संपादकीय में हम आते हैं, तो ध्यान रखना है क्या कि संपादकीय में सबसे बड़ा प्रश्न है नैतिकता का सवाल। और मैं बार बार ये बातें बोलता हूँ आप लोगों को, जब भी अधिकार की बात होती है ना, तो उसके साथ नैतिकता जैसे शब्द साथ चलते हैं। अब इसे संविधान में है ना, शब्द लिखा नहीं गया है या लिखा भी नहीं जा सकता। इसे मानवीय व्यवहार के द्वारा क्या किया जाता है? समझा जा सकता है, उसको अनुसरण किया जा सकता है या उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। यह जरूर हो सकता है। अब यह क्यों जरूरी है? नैतिकता जैसे शब्द हर जगह, हम राजनीति की बात करें, प्रशासन की बात करें, या तो किसी प्रकार के शासन की बात करें, या हम घर में नैतिकता की बात करें, व्यक्ति के आचरण में नैतिकता की बात करें, यह क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है कि यह व्यवस्थाओं को है ना, व्यवस्था जो भी है जो आपके आसपास है उसको बेहतर बनाता है। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए दो बच्चे का एग्जाम्पल आप लीजिए। एक बच्चा यह है, ठीक है ना, थोड़ा बच्चा का अच्छा फेस बना दे, ठीक है ना। एक बच्चा ये है, ठीक है, इसका थोड़ा पैर हाथ बना दे। इसमें हम नैतिकता के भाव दे रहे हैं, और इसमें नैतिकता के भाव हम नहीं दे रहे हैं। इसे है ना किसी प्रकार के अधिकार, सभी प्रकार के अधिकारों का ज्ञान तो जरूर दे रहे हैं, पर उसे नैतिकता का ज्ञान दे ही नहीं रहे। उस व्यक्ति को नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। तो नैतिकता का संदर्भ अधिकारों को जन्म देता है। अधिकार स्वयं उसको पता हो जाएगा कि हमें किस आधार पर अपने अधिकारों का क्या करना है, वहन करना है। हमें किसी समाज में, किसी क्षेत्र में, किसी भूभाग में, किसी देश में, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कैसे रहना है, आचरण कैसे करना, हमें सामाजिक व्यवहार कैसे बनाना, क्षेत्र में कैसे व्यवहार बनाना है, इस व्यक्ति को स्वतः पता चल जाएगा। पर यह नैतिकता जिसमें भाव कम होगा ना, वो हमेशा अधिकारों को लेकर प्रश्नगत रहेगा कि हमारे प्रश्न को लेकर। जैसे अगर इसके घर में, मान लीजिए घर में किसी प्रकार का है ना फंक्शन चल रहा है, हम मान लीजिए बर्थडे पार्टी की बात कर ले, तो इस बैची में अगर नैतिकता के भाव हैं तो ऑटोमेटिक यह है ना 10 बजे के बाद क्या करेगा, 10 PM के बाद रात में जब अलाउड नहीं है गाना बजाना फुल साउंड में, यह स्वतः बंद कर देगा। पर यह क्या करेगा, यह उसे अधिकार के तौर पर देखेगा। 10 बजे के बाद भी क्या करेगा, आपको वह उल्लंघन करेगा, यह देखते होंगे, और इस पर क्या करेगा, वो लड़ेगा भी बार बार। अब इसे कहाँ देख सकते हैं? बहुत से पार्टियों में देख सकते हैं, बहुत से शादियों में देख सकते हैं। पर नैतिकता का क्या करता है? आचरण शुद्ध करता है। यह बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के आचरण में। आप और जितना बड़ा पद होगा आपका, जितना बड़ा पद होगा, आप जिस पद पर है, मान लीजिए ये पद आपका है, इससे बड़े पद पर है, इससे बड़े पद पर है, इससे बड़े पद पर है, आपके पदों का जो स्तर है जितना ऊंचा होता जाएगा ना, आपके नैतिकता के स्तर भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। और यह कहीं है ना बताया नहीं गया है, कहीं यह संविधान में लागू करने का प्रावधान नहीं है
यह व्यक्ति के आचरण पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप समझ सकते हैं, कभी नीतीश कुमार ऐसे नेता हुआ करते थे कि रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या वैसी स्थिति वर्तमान में नैतिकता के तौर पर देखी जा रही है? किसी मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा एक वोट न होने के कारण, एक मत न होने के कारण सदन से उनके सदन में उनकी बहुमत समाप्त हो जाता है, उनकी पार्टी गिर जाती है और उन्हें सहसा स्वीकार भी करते हैं। क्या ऐसी स्थिति वर्तमान में? दूसरा, कोई ऐसा सीएम है राज्य का, पहले छोटी छोटी घटनाएं होती थी जिसके आधार पर वह स्वतः क्या करता था, त्यागपत्र दे देता था, जिससे सरकार की प्रतिष्ठा समाप्त होती थी, सरकार के जो जन सेवा भाव करने की जो उद्देश्य है वह समाप्त होती थी। उसके आधार पर कोई व्यक्ति स्वतः क्या करता था, इस्तीफा दे देता था। कोई प्रशासक ऐसे कार्य करते थे जिसके आधार पर उसे लगता था कि जो काम उसे संविधान ने सौंपा है, जिसे उसे विधि विधान ने उसे सौंपा है, अगर वो काम नहीं करता स्वतः इस्तीफा दे देता है। क्या वर्तमान में ऐसी आचरण पद्धति आपको देखने को मिल रही है? जो बातें लगातार इधर उभर कर सामने आई है, तो उसी के आलेख में आपको यह समझना होगा जो लेख लाया गया, क्यों लाया गया। अब हम बात करते हैं, हमेशा शासन में नैतिकता की बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, शराब घोटाले में उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही वह जेल से ही सरकार चलाएगी। अब सोच के देखिएगा, अभी जिस दिन हुआ था ये मामला, तो उस दिन मैंने झारखंड के सीएम की भी चर्चा की थी, याद है? जाके पहले का वीडियो में जाके देखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ। झारखंड के सीएम में भी कुछ आरोप लगे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। तो उस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जाकर राज्यपाल से बाकायदा मिलते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं और त्यागपत्र देने के बाद पुनः उनके दल के लोग दूसरे सीएम को चुनते हैं, है ना, क्योंकि बहुमत में उनकी पार्टी है, तो वो सीएम दूसरा चुनता। तो यह एक संवैधानिक प्रक्रिया को जन्म देता है और यह एक बेहतर शासन, बेहतर लोकतंत्र के उदाहरण पेश करते हैं, बेहतर लोकतंत्र के उदाहरण पेश करते हैं। जब भी नज़ीर अगर पेश किया जाएगा तो इनका एग्जाम्पल जरूर आएगा, भले इनको आरोप किसी मामले में बनाया गया, पर इनका आचरण क्या कर रहा है, एक राजनीतिक लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए इनका एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, बताया जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी के द्वारा किसी तरह का आरोप लगाए तो उनकी पार्टी के द्वारा क्या बोला, सरकार जेल से ही चलाएंगे। यह कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद वो जेल से प्रशासन नहीं चला सकता। बिल्कुल चला सकता है। संविधान निर्माताओं के द्वारा ऐसा स्ट्रीम लेवल पर सोचा भी नहीं गया था कि भविष्य में ऐसा अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो उसके बाद वर्तमान रूप से वहाँ पर कैसे कार्य होगा। तो इसे समझिएगा, क्या यह संवैधानिक रूप से या नैतिक रूप से बेहतर उदाहरण पेश कर रहे हैं या इनकी पार्टी पेश कर रही है? आप प्रूफ कीजिए, अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए, फिर बन जाइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुमत का पार्टी तो आप है ना दिल्ली में। अगर इस प्रकार का क्रियाकरण इनके द्वारा लगातार किया जाएगा तो एक नई बहस को जन्म देगा। क्या भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है कि क्या जेल से सरकार चलाना उचित है? मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और छोटे से छोटे एलिगेशन पर उसकी प्रतिष्ठा से प्रश्न चिन्ह होता है और वो नज़ीर बन जाएगा आने वाले लोकतंत्र के लिए। अगर कोई पार्टी अगर फिर से मान लीजिए 2-4 साल के बाद या अगले साल, अगले महीने कोई ऐसी पार्टी के नेता पकड़ाते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से पकड़ा जाते हैं, तो क्या वो शासन चलाएंगे जेल से? और विश्व में ऐसा इसका एग्जाम्पल कैसे सेट होगा, आप सोच के देखिएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की गई। हालांकि उसने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसका जरूर कहा गया इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इस प्रकार के क्रियाकरण उनको करने के लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो उपराज्यपाल और राष्ट्रपति जो होंगे वही निर्णय लेकर बता पाएंगे कि वो जेल से सरकार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। इस मुद्दे पर व्यक्तिगत हित क्या हो, राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता, लेकिन अरविंद केजरीवाल निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना या नहीं रहना। क्योंकि देखिए, यह कहीं व्याख्यात नहीं है कि कितना आप नैतिक व्यक्ति हैं। यह कोई पैरामीटर है
कि आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका शासन प्रशासन करने की तकनीक कितना नैतिक व्यवहार उत्पन्न करेगा, आपका नैतिक आचरण स्थापित करेगा, यह व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करेगा। यही होना चाहिए। आप फिर से एलिगेशन आपका निर्दोष हो जाएगा, जो भी आरोप लगाए गए अगर सही होंगे तो आपको जेल जाना होगा, नहीं होगा तो आप बरी होंगे ना, मुक्त किए जाएंगे न्यायालय के द्वारा। तब तक आप अपने नेतागण को उसमें चुनिए, नए नेता को, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाइए। इससे बेहतर लोकतंत्र स्थापित होगा। इसके विपरीत लोग काम कर रहे हैं। अब बातें हो रही है सुनीता केजरीवाल जी की, उनकी जो पत्नी है भावनात्मक अपील की, तो ये सब चीज़ें चलते रही, कोई इशू नहीं है। ईडी के द्वारा पूछना, समन पर समन दिया जा रहा, उनके सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार तो नहीं कर रहे थे, यह एलिगेशन उन पर लगने लगा ताकि लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर सके। सवाल कई हैं, पर सवाल का सबसे बड़ा जवाब राजनीति में नैतिकता का है कि क्या राजनीति में नैतिकता बची हुई है, नहीं बची हुई। इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 12 जून 1975 का, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायमूर्ति जगन मोहन लाल सिन्हा जी के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी, चुनावी कदाचार का दोषी मानते हुए उनकी जीत को अवैध करार दिया और उसके बाद 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। तो जेपी आंदोलन इस दौरान चल रहा था। तो अब देखिए, या तो गांधी जी, जो इंदिरा गांधी थी, वो यहाँ पर नज़ीर पेश कर सकती थी, पर उन्होंने क्या किया, पूरा सिस्टम ही क्या किया, उन्होंने कह दिया आपातकाल लागू कर दिया। अब इस दौरान आपातकाल जब लागू हो गया तो क्या होता है, हमेशा हम 1975 के आपातकाल को याद करते हैं ना। अगर जब भी लोकतंत्र के हत्या की बात हो तो इसको अनायास हम लोग याद कर लेते हैं ना। अगर ये बहुत बड़ी मामला नहीं था, मान लीजिए कोई अवैध कार्य किए गए हैं, उसके लिए आपको सजा दिया गया, 6 साल के बाद आप पुनः आते, फिर से जीतते, फिर से राजनीति में आप पर नज़ीर आप पेश करके जाते कि नहीं, आपने किसी प्रकार का कदाचार किया है। तो आपने क्या किया कि देश की संवैधानिकता को बचा कर रखा, लोकतांत्रिक स्वरूप को बचा कर रखा, इसलिए आपको 1975 को इस तरीके से याद किया जाता। पर आपने क्या किया, आपने देश में आपातकाल लागू कर दिया गया आपके चुनावी कदाचार को, केवल इसलिए कि आप अपने सत्ता के लोभ में थे, सत्ता के लोभ में थे, या सत्ता का अभ्यास करना चाहते। बार बार मैं सत्ता का अभ्यास आप लोग कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आपको हमेशा किस लिए याद किया जाता है, 1975 के आपातकाल, लोकतंत्र के हत्या के बारे में आपको याद किया था, और यह आप कभी भी इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसी दौरान जेपी आंदोलन चला था और उनके द्वारा यह बातें की गई। उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय सिलसिले में पत्रकार उनसे पूछताछ करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अब क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि अब इस्तीफा देंगी। पत्रकारों ने पूछा कि अगर वह इस्तीफा नहीं देती हैं, इनकार कर देती है, तो क्या होगा। तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा तब अनर्थ हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात बोली कि अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर की संदर्भ में देखती, जो व्यवस्था बनाए हैं उस व्यवस्था का खंडित हो जाने के संदर्भ में बात हो रही है कि अनर्थ हो जाएगा। अब यही बातें देखिएगा, जस्ट अब इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी ने इस्तीफा न देकर देश में आपातकाल थोप दिया। इस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र के साथ राजनीतिक नैतिकता का अपहरण कर लिया। अब देखिए, छोटा सा एक कार्य करती कि हाँ, न्यायालय का इच्छा रखती, क्योंकि आप रहते डबल पटिशन में जाते। मान लीजिए आपको संवैधानिक बेंच आपके लिए बैठ जाता, क्योंकि देश का मुद्दा था, देश के संवैधानिक पद का मुद्दा था, तो इस पर एलिगेशन जो भी था गलत होता तो फिर से पुनः याचना हो जाता ना। आप वो सारे उपाय अपनाते जिससे आप निर्दोष होते, पर आपको निर्दोष साबित कर दिया गया, आप निर्दोष नहीं हैं, आप दोषी हैं, तो आपको सजा प्रावधान दिया गया, 6 वर्ष सजा दी गई। यह आम बात है कि किसी गलती पर आपको सजा दी जाए, और सजा का जो भी सजा का प्रावधान था उसको क्या करते, आप 6 वर्ष तक जेल में रहते और आप फिर से राजनीति में आते, तो आपको बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर जनता देखती, आपका इमेज भी बेहतर होता, किसी भी रूप से आपातकाल के उस दुष्चक्र को नहीं देखा जाता। यही है, मैंने बार बार बोला कि इसका दुष्परिणाम हुआ, उन्होंने भुगता। 1977 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में हार कर सत्ता से बेदखल हो गई। 1977 की घटना में नेताओं में यह भय पैदा हो गया। अब चारा घोटाला हुआ बिहार में, तो क्या किया, चारा घोटाला के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब जेल में जाने लगे तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यह राजनीतिक रूप से क्या है, नैतिकता है, दर्शाता है ना। अब पत्नी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, ये अलग मुद्दा है कि उनका
राजनीतिकरण किया गया। विधानसभा में अलग विधान परिषद भी थे, जिसके माध्यम अतः राबड़ी देवी विधान परिषद का सदस्य बनाकर जेल में रहते हुए भी सत्ता संचालन काम काम एक तरह से लालू यादव ही करते थे। पर यह एक नैतिक उदाहरण तो पेश किए ना कि हाँ, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उनको एलिगेशन लगा चारा घोटाला में, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। अब हालांकि यह दूसरा पक्ष यह भी है कि उन्होंने विधानसभा में उनको भेजते, विधानसभा से भेजते हैं राबड़ी जी को, और उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और सत्ता अपने हाथों में, जैसे मुखिया पति का कॉन्सेप्ट था उसी प्रकार से सीएम पति के कॉन्सेप्ट आया था लालू जी के द्वारा। तो एक गलत आरोप इन पर लगता है, तो एक आरोप तो यह भी सही है ना कि उन पर एक बेहतर एग्जाम्पल सेट किया, राजनीतिक नैतिकता की बात की जाती है, तो यह आपको सेट करना होगा। दूसरी बात, यहाँ मुख्यमंत्री जयललिता पर भी ऐसे जब जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपने भरोसे के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। तो इन्होंने एक नज़ीर पेश किया कि जो तत्कालीन रूप से है, जो सत्ता में है, उन पर कोई एलिगेशन लगा, ऐसी कोई नई तो बात है नहीं ना, पहले भी एलिगेशन लगे, उन्होंने कैसे कार्यकरण किए, कैसे व्यवहार किए, किस प्रकार का कार्य व्यवहार कैसा था उनका, और किस प्रकार का उन्होंने नज़ीर पेश किया, ये इम्पोर्टेंट था, इसे समझने का प्रयास। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री का हाल का घटना जो था, मैंने अभी हाल ही में आप लोग को बताया, इन्होंने भी इस्तीफा दे के नज़ीर पेश किया। तो एग्जाम्पल ऐसे हैं। हाँ, उसको किस रूप से प्रयोग करे वो अलग मैटर है। हाँ, केजरीवाल के पत्नी को उत्तराधिकारी बना सकते थे वो, या तो अपने नेता से कोई एक नेता को चुन लेते जो सभी लोगों के लिए सर्वमान्य रहते, तब तक आप एक स्टेट नेता तो सीएम बना सकते थे ना। तो इस चीज़ को देखिए, यह भी एक गलत कॉन्सेप्ट है, पर आप ऐसी व्यवस्थाएं लगा सकते थे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ यह ज़रूरी है लोकतंत्र को, तो सभी लोग सत्ता में रहना चाहते, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया, पर मुखिया पति सरपंच पति का कॉन्सेप्ट डबल हो गया, प्रचलन में आ गया। अब पति चुनाव नहीं लड़ सकता, तब पत्नी को चुनाव में लड़वाता, भले ही पत्नी जीते। घोषित रूप से मुखिया कौन होता था, सरपंच कौन काम करता था, उसका पति, हस्बैंड। इन दिनों बाहुबली अशोक महतो का चर्चा है, विवाह की चर्चा हुई है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो 6 साल तक अभी चुनाव नहीं लड़ सके, पर उन्होंने आनंद फानन में विवाह कर लिया और उनकी पत्नी राजद से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो यह देखिए आपको बनाया गया, ये भी नैतिकता के भाव को दर्शाता है। अब बाहुबली को जो किसी तरीके से देखिए, सभी का अपना अपना इतिहास है, किसी तरीके से वो पक्ष और विपक्ष में बन सकता है। कभी पर उसको शोषण हुआ, नेता है वो अपने क्षेत्र का, लोग उसके बेहतर तरीके से समर्थन देते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप नैतिकता के पक्ष भी भूल जाए, नैतिकता के भी पक्ष भूल जाए। यह सभी पार्टियों के लिए जारी होता है, ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, या कोई क्षेत्रीय दल हो। क्लियर है आपको, यह समझना। सिवान के जदयू सांसद कविता सिंह का कहानी भी अशोक मेहता से मिलती जुलती है। अब आनंद मोहन की कहानी, पप्पू यादव की कहानी भी आपको इसी तरीके से मिलती है। आपको मुखिया पति, विधायक पति का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन लोकपाल के मांग को लेकर छिड़े अन्ना हजारे आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने की जिद देश में एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। रीजन उसके पीछे कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ऐसे संवैधानिक संकट की कल्पना की ही नहीं होगी जिनमें उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इसके बारे में कुछ तय भी नहीं किया था। यदि किसी मुख्यमंत्री जेल जाना पड़ गया, उसकी सरकार कैसे चलेगी। कायदे से नेताओं को लोक लाज को ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो आंदोलन का भरोसा उठ जाएगा। जो भ्रष्टाचार से संबंधित आंदोलन था, सॉरी। अब भ्रष्टाचार की जब बात होता है तो मैंने, याद है भ्रष्टाचार को लेकर क्या बातें कहा था आप लोग को भ्रष्टाचार के बारे में। यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार का बात नहीं होता है, यह सामाजिक भ्रष्टाचार की बात होता है, सामाजिक पतन की बात होता है, राजनीतिक पतन की बात होता है, व्यक्तिगत पतन की बात होता है। आप जाके पहले की वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो इस पे भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का अवैध कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहे हैं, ये भी एक भ्रष्टाचार है। और इस प्रकार के जितने भी आंदोलन होंगे, उसके बाद जो भी लोग निकलेगा, उस पर कभी आम जनता भरोसा नहीं करेगी। यह आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसी लेख में ये बातें सब कही गई, जिसे आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे, तब तक आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, और इसके आप लाभ ले सकते। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। आगे बात की जाएगी
तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। कुछ लिंक दिए रहते हैं, महत्वपूर्ण लिंक दिए रहते हैं, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको ऐप का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। जो गूगल पर दादागिरियाँ चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया हमारे द्वारा। और क्या किया है, आपको एक लिंक बना के दिया गया है जिससे आप डाउनलोड कीजिएगा ऐप को, युक्ति है इसको, और उसका लाभ लीजिएगा। सभी लोग अब गूगल प्ले स्टोर ऐसा मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर हम लोग 30% मांग रहा था अतिरिक्त रुपया, तो आप लोग को 699 रुपया का पैकेज है। या तो जो हम सबसे लोएस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, अगर उस पर भी हम 30% दे दिए तो सोच के देखिए कितना रुपया उनको जाएगा। उसके बाद और भी मैनेजमेंट है उनको जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही बर्डन आप पर पड़ता है, इसलिए अलग से ही चीज़ें क्रिएट की गई है। सपोर्ट कीजिएगा युक्ति आईएएस को, और साथ ही साथ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर कल मिलेंगे एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।